हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कार एंड सिन्हा ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे, घर पे मस्ती से कट रहा होगा, है ना। चलिए, तो इस मस्ती के बीच थोड़ा कुछ स्टडीज भी हो जाए, थोड़ा कुछ पढ़ाई भी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। यस गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3। तो पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं। सो आई हैव गिवन द हेडिंग part 3 of the chapter gravitation. Okay, and of course you better know ये किस क्लास के लिए है। तो this is for the standard 9। किस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है? 9th के लिए। Okay guys, now let me continue with the revision of the part 2। part 2 में मैंने क्या पढ़ाया है, इसके रिवीजन से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। Okay guys, तो in the part 2 I have described you something like this। पार्ट 2 में जो मैंने बताया वो टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। पार्ट 2 में मैंने बताया आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बताया मैंने गाइस? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि ग्रेविटी जब एक्ट होता है किसी भी बॉडी पे तो वो कैसे एक्सेलरेट होता है, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल M हो जाता था हमारा मास ऑफ अर्थ, या फिर अगर मून के लिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ मून। कैपिटल आर हो जाता था क्या गाइस? या तो रेडियस ऑफ अर्थ या फिर रेडियस ऑफ मून। एंड आफ्टर दैट इसको पुट करके हम लोग निकालते थे। तो जी फॉर द अर्थ हमारे लिए क्या आया था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जी फॉर द मून हमारे लिए आया था 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद होगा आप लोग को? नहीं याद है अगर तो आप पार्ट 2 का वीडियो एक बार फिर से जा करके देख लीजिए, है ना। इस वीडियो का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। ओके गाइस, so let's continue to the now topic that is part 3। part 3 पे अब हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं, वापस से फोकस करते हैं कि कंटिन्यू करके हमारा पार्ट 3 में आज क्या स्टडी करना है। ओके गाइस, तो पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कि जो भी ग्रेविटेशन या जो भी हम लोगों ने ग्रेविटी कैलकुलेट किया, तो इसके कैलकुलेशन में सबसे मेन फार्मूला का रोल अप्लाई किया कौन? F इज इक्वल टू m1 m2 बाई में d स्क्वायर। दिस formula applied a very important role in the gravitation. Okay, and how this formula is formed? So this formula is formed by two main criteria. First criteria is that the force is directly proportional to the product of masses, and second the force is inversely proportional to the square of distance between them। यही दो क्राइटेरिया पे फॉर्म हुआ था गाइस। तो इन दो क्राइटेरिया में से पहला क्राइटेरिया तो स्पेसिफिकली क्लियर है कि जब दो बॉडीज के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं तो जितना हैवी बॉडीज होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो इतना तक तो ये ठीक है कि F जो हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ m1 m2। क्योंकि अगर हम लोग कंपैरेटिवली कोई स्मॉल बॉडी लेंगे तो डेफिनेटली इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम ही होगा। जैसे एक सिंपली मैग्नेट में दो आप छोटा मैग्नेट ले लो तो दो छोटे मैग्नेट्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो कम ही होंगे ऑफ कोर्स। बट दो लार्ज बॉडी ले लेते हैं अगर हम लोग, तो दोनों के लार्ज बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो मास में तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मास इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली उनके बीच का फोर्स इंक्रीज करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। बट गाइस जो डाउट है वो इसमें डाउट है, सेकंड वाले इक्वेशन में डाउट है कि हाउ इज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ही क्यों, क्यूब ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं, या फिर सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यों नहीं, इसी में डाउट है। ओके, ठीक है। जैसे आप यहाँ इस वाले सेंटेंस से क्या कहना चाहते हो? तो इस वाले सेंटेंस से आप कहना चाहते हो कि दोनों बॉडीज के बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम होगा, यही कहना चाहते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द फोर्स विल बी लेसर, यही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग इसके स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल क्यों कर रहे हैं? Why we are taking the inversely proportional of d square? Why we not taking the inversely proportional of d cube, d to the power 4? या फिर हम लोग सिर्फ इतना क्यों नहीं ले रहे हैं कि f is inversely proportional to d? सिर्फ इतना क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग चाहें तो सिर्फ ये भी ले सकते थे कि f inversely proportional d। इसमें भी अगर d इंक्रीज होगा तो f ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, घटेगा ही घटेगा डेफिनेटली। लेकिन ये स्क्वायर ही क्यों लिए? न्यूटन के माइंड में ऐसा क्या आइडिया आया जिसके लिए इन्होंने स्क्वायर लिए?
ओके गाइस, यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग मेनली इसी फेनोमेना को, इसी चीज के बारे में सीखेंगे कि उन्होंने स्क्वायर क्यों लिया, उनके पास स्क्वायर का आइडिया कैसे आया गाइस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। सो वी हैव द क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए आज का? क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड न्यूटन गेट आइडिया अबाउट इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में उनको आइडिया कहां से आया? आज यही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यही हम लोग यहाँ पे रिवेल करेंगे इस टॉपिक को। ओके गाइज, तो इसको रिवेल करने के पहले जो टॉपिक एक आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए एक जरूरी टॉपिक है, वो क्या है गाइज, वो मैं पहले बता देता हूं। तो आपको इसके लिए जो जानना जरूरी है वो है थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का टॉपिक। तो सर्कुलर मोशन मैंने मोशन चैप्टर में बताया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिस पार्ट में सर्कुलर मोशन है उस पार्ट का आई थिंक पार्ट 7th वाला जो था वो सर्कुलर मोशन का था, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो सर्कुलर मोशन का एक बार आप कॉन्सेप्ट ले लोगे अगर, तब आपको ये ज्यादा इजिली समझ में आएगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ओके गाइज, तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन को ये आइडिया कैसे आया, इन्होंने कैसे ये अंदाजा लगाया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ही हमें लेना चाहिए, इनवर्स क्यूब लॉ नहीं लेना चाहिए, डिस्टेंस का क्यूब नहीं लेना चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, डिस्टेंस टू द पावर 4 नहीं लेना चाहिए, बस डिस्टेंस का स्क्वायर ही क्यों लेना है, इस आइडिया को रिवील करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग इसमें मेनली क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा अर्थ है या फिर ये कोई भी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तब ये दूसरा बॉडी जो है ये इस समय अगर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट ना हो तो इसके लिए इसको मूवमेंट करना पड़ता है, वेलोसिटी करना पड़ता है अपने टेंजेंट की तरफ, एंड आफ्टर दैट एक सर्कुलर पाथ को इसको फॉलो करके रोटेट करना होता है, यही होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट होता है गाइस। ओके, तो सर्कुलर मोशन अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या आएगा? तो इसका फोर्स हमारे पास आएगा mv² अपॉन r। क्या आएगा इस फोर्स का वैल्यू? mv² अपॉन r आएगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ f इज इक्वल टू m को मैंने m छोड़ दिया, r को भी छोड़ दिया, हम लोग यहाँ v को चेंज करने वाले हैं, v फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो डिवाइडेड बाय टाइम लेकर के। तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे कवर हुआ होगा वो हुआ होगा 2πr, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में कभी भी कोई भी बॉडी मूव करता है तो एक पाथ पूरा कंप्लीट करने में 2πr डिस्टेंस कवर करता है ना गाइस, सरकमफेरेंस के बराबर। तो 2πr मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया? t। सपोज t टाइम में ये कंप्लीट करता हो तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिख दिया गाइस? t लिख दिया। अब जैसे ही t लिखते हैं तो ये इसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर फॉर्म में हम लिख दिए आगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बन गया m हमारा, 2 का स्क्वायर आ गया 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, r का स्क्वायर तो r स्क्वायर होगा ही होगा। अब तो गाइस नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा एंड ये t का होल स्क्वायर बिकॉज था तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, r t स्क्वायर नीचे में, ओके डिनोमिनेटर में। अब फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में एक r बाई आर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब देखिए क्या आएगा। तो हो गया m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, नीचे में था r इंटू टी स्क्वायर एंड वी हैव मल्टीप्लाइड बाई आर एंड आर अगेन। अब ये क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया ये भी मैं बताऊंगा। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को अब ये क्या डाटा मिलेगा, ये हो जाएगा m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर का क्यूब, नीचे में अब बन जाएगा यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये बन जाएगा गाइस। तो इतना बनते ही देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों का ये डाटा, ये डाटे में m कांस्टेंट टर्म हो गया, 4 कांस्टेंट टर्म हो गया, पाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म हो गया एंड ये r से देखो मल्टीप्लाई इसलिए ही किया था मैंने कि ये बन जाए आर क्यू बाई टी स्क्वायर, क्योंकि आर क्यू बाई टी स्क्वायर जो हो वो केपलर का कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? केपलर्स कांस्टेंट। मतलब ओवरऑल आर क्यू बाई टी स्क्वायर भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब क्या बच गया हमारे लिए, बस नीचे में आर स्क्वायर बच गया। अब फाइनली क्या करेंगे, f इज इक्वल टू ये सारे कांस्टेंट सब मल्टीप्लाई हो करके
कोई ना कोई तो कांस्टेंट टर्म ही बनाएंगे डेफिनेटली। जैसे कोई कांस्टेंट टर्म 2 है हमारा, उसके साथ कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो बनेगा गाइस, ये क्या बनेगा, ये भी हमारा एक कांस्टेंट टर्म ही होगा। तो इसी तरह से ये फाइनली कांस्टेंट टर्म बना और डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर था, तो ये कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट इनटू 1 बाई आर स्क्वायर हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या हो गया गाइस, देखिए आप यहां से कि f इक्वल टू है कांस्टेंट इनटू 1 बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं ये कांस्टेंट हटाता हूं यहां से, तो कांस्टेंट हटाने के बाद क्या होगा, ये जो इक्वल टू सिंबल है ये इक्वल टू बदल जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में। यही ना होता है, कहीं पे पहले से कोई टर्म प्रोपोर्शनल हो लाइक f बाई आर स्क्वायर, तो आप इक्वल टू लगाते हो तो क्या करते हो, एक कांस्टेंट ऐड करते हो तब 1 बाई आर स्क्वायर लिखते हो। तो अगर इस कांस्टेंट को मैं वापस से हटा दूं तो यहाँ इक्वल टू की जगह क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल सिंबल लग जाएगा। तो यही हमें करना है। तो फाइनली इसको जब हटाएंगे हम लोग तो वी विल गेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से गाइस न्यूटन को आइडिया मिला कि हमें आर स्क्वायर लेना चाहिए। और साइड में इधर जो मैंने अभी केपलर कांस्टेंट यूज किया गाइस, अब ये केपलर कांस्टेंट कैसे लाया, मैं कहां से लाया, इसको जानने के लिए हमें पढ़ना होगा केपलर्स लॉ। क्या पढ़ना होगा, केपलर्स लॉ। तो हम लोग केपलर्स लॉ को अब कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक के बाद हम लोग मूव करते हैं केपलर्स लॉ पे कि केपलर का लॉ क्या था, कौन थे केपलर, केपलर ने क्या क्या लॉज हमारे लिए दिया है, उसका कैसे यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसको जानते हैं। ओके, तो फिलहाल आप क्या करो, इसको नोट कर लो जल्दी से अपने नोटबुक में या एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं गाइस। ओके गाइस, सो वी हैव टेकन द टॉपिक नाउ केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर का लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो केपलर का लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो केपलर के लॉ को हम लोग लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड लॉ दिया था। और केपलर कौन थे, इन्होंने और क्या क्या फिजिक्स में अपना योगदान दिया है, इसका एक लिस्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हो। इनके बारे में कुछ डाटास है ना, ये यहाँ पे एक रिव्यू दिया हुआ है। तो चलिए केपलर के लॉ को कंटिन्यू करते हैं। तो केपलर ने हमें प्लैनेटरी मोशन के लिए लॉ दिया, इसलिए इनके लॉ को लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है। तो वी आर राइटिंग हियर द केपलर gave his laws for the motion of the planets around sun. That's why their law is also known as law of planetary motion. law of planetary motion. ओके गाइज, ये भी कहा जाता है इनके लॉ को लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने टोटल 3 लॉज दिए। कितने लॉज दिए, 3। देयर आर 3 सच लॉज गिवन बाय केपलर। केपलर के थ्रू कितने लॉज दिए गए थे ऐसे गाइस, 3 लॉ दिए गए थे। अब ये 3 लॉ कौन कौन से थे ये देखते हैं। तो इनका पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसको आप ये भी कह सकते हो गाइस केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये भी आप कह सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता था, हमें क्या स्टेटमेंट देता था ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता था, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होता था ये कि ऑल द planets are moving around the sun in a elliptical orbit having the sun at any one of its foci. ओके गाइस, ये हमारा यहाँ पे बनता था इनका स्टेटमेंट, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का लॉ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग केपलर ने क्या बताया कि आप जो प्लैनेट्स के मूवमेंट का सपोज करते हो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है,
ये आप गलत सपोज करते हो। केपलर के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये हमेशा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। कोई भी प्लेनेट हो तो वो प्लेनेट कैसे रोटेट करता है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो लेट सपोज दिस इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। तो इसी पे हमारा प्लेनेट जो है वो रोटेट करेगा। ये प्लेनेट है सपोज, ये प्लेनेट मूवमेंट करेगा अपना, इसी वाले पाथ पे ये मूवमेंट करेगा। और इसमें सन कहाँ पे होगा भाई, तो सन ऐसा नहीं है कि ये बीच सेंटर में होगा एकदम यहाँ पे, नहीं। सन के लिए बताया इन्होंने कि सन विल एट एनी वन ऑफ इट्स फोकी। एक्चुअली अगर हम कभी भी कोई इलिप्टिकल पाथ लेते हैं गाइस, तो इसमें दो सेंटर्स होता है, उसी सेंटर को हम लोग यहाँ फोकस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, फोकस का। एंड बिकॉज ये प्लूरल है, मतलब दो दो फोकस हैं, इसलिए इस फोकस का प्लूरल वर्ड यूज किया जाता है फोकी। फोकी क्या है, फोकी एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड ऑफ फोकस। फोकस का ये प्लूरल वर्ड है। ओके गाइस, तो दो फोकस में से किसी एक फोकस पर क्या होगा, वहां पे सन रहेगा। ठीक है, यानी सूरज जो है हमारा इस प्लैनेटरी मोशन में या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा। किसी प्लैनेट के लिए अगर ये लेफ्ट साइड के फोकस पे है तो किसी दूसरे प्लैनेट के लिए हो सकता है राइट साइड के फोकस पे हो। ये डेफिनेट यहाँ पे नहीं है। जैसे ये मैंने क्या कर दिया, आप इसको समझो। जैसे सन यहाँ पे था, ठीक है, तो सन यहाँ पे था एक फोकस पे, तो मरकरी के लिए सपोज करो कि ये मरकरी वाले जो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके लिए लेट सपोज ये सबसे लेफ्ट वाले फोकस पे है। कौन से वाले फोकस पे है, लेफ्ट वाले। तो ऐसा नहीं है कि हर प्लेनेट के लिए लेफ्ट वाले ही फोकस पे होगा, किसी दूसरे प्लेनेट का, ये मरकरी प्लेनेट हो गया लेट सपोज हमारा। अब हम कोई दूसरा प्लेनेट ले लेते हैं, लेट सपोज जुपिटर या अर्थ का प्लेनेट ले लेते हैं और उसका हम ऑर्बिट देखते हैं। तो किसी दूसरे प्लेनेट का ऑर्बिट इस तरह का भी हो सकता है। तो इस तरह का जब ये ऑर्बिट होगा तो हमारा ये जो सन था यहाँ पे, इस सन जो है ये कौन से वाले फोकस पे चला गया। अगर हम इस जुपिटर के लिए कंसीडर करें तो जुपिटर के लिए कौन से वाले फोकस पे चला गया, राइट साइड वाले फोकस पे। क्योंकि जुपिटर के लिए जो देखो यहाँ पे ऑर्बिट बना है, ये सेकेंड वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट हमारे जुपिटर के लिए बना है। तो जुपिटर के लिए जो ऑर्बिट बना है उसके अकॉर्डिंग एक फोकस ये होना चाहिए और एक फोकस यहाँ का ये होना चाहिए। दो फोकस यहाँ और यहाँ बनता है। तो इसमें से सन इधर वाले फोकस पे है, इसका मतलब जुपिटर के लिए सन राइट साइड वाले फोकस पे हो गया। देखिए यहां से अगर बीच से पार्शियली बांट दे तो ये राइट साइड वाले फोकस पे हो गया जुपिटर के लिए। और यही मरकरी के लिए किस फोकस पे था, तो मरकरी के ऑर्बिट के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांट के देखो, तो मरकरी के लिए ये लेफ्ट साइड वाले फोकस पे हो गया। आ रही बात समझ में गई। तो इस तरह से ये किसी भी एक फोकस पे हो सकता है, एट एनी वन ऑफ इट्स फोकी। ओके, दोनों में से किसी भी फोकस पे हो सकता है। कोई भी प्लेनेट हो, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, वो मूव करेगा हमेशा इलिप्टिकल पाथ पे। एंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा तो सन उसके किसी एक फोकस पर कंटेन करेगा। ओके गाइस, लेट्स हैव द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं कि सेकेंड लॉ इनका क्या था। तो सेकेंड लॉ था इनका लॉ ऑफ एरिया स्वाइप्ड। एरिया स्वाइप्ड, एरिया के स्वाइपिंग का लॉ था। और इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ ये कर सकते हैं। अब देखते हैं इनका सेकेंड लॉ क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट देता है। तो इनका सेकेंड लॉ स्टेटमेंट ये देता है कि ईच प्लेनेट बाय इक्वल एरिया अराउंड द सन इन इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया स्वाइप करेगा। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स दैट द प्लेनेट विल मूव faster when it close to sun, and slower when it far from sun। अब देखिए ये क्या हमारा लॉ हो गया गाइस। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारा, जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे कोई भी प्लेनेट रोटेट करता है और सन इसके किसी एक फोकस पे है, लेट सपोज यहाँ पे ये सन है, तो प्लेनेट अगर कोई पार्टिकुलर टी टाइम में यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है, जिससे एरिया एक स्वाइप होगा,
ये समथिंग कुछ एरिया यहाँ पे स्वाइप होगा, तो बिल्कुल इतना ही एरिया स्वाइप होगा टी टाइम में। इधर भी अगर इधर कहीं पे मूव किया तो इधर कहीं पे मूव करेगा प्लेनेट, तो प्लेनेट का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया इक्वल करना है। तो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया ऐसे इक्वल होगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया स्वाइप। तो देखिए एरिया को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, इधर साइड में आप देखो ये इसका ये जो ट्रायंगल जैसा कंडीशन पिक्चर बन रहा है, इसका यहाँ लेंथ ज्यादा है तो ब्रेथ कम है, और इधर जो ये ट्रायंगल जैसा पिक्चर बन रहा है इसका ब्रेथ ज्यादा है तो लेंथ कम है। तो इसी बेसिस पे ना ये दोनों एरिया इक्वल हो पाएगा, अदरवाइज एरिया इक्वल होगा नहीं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि प्लैनेट्स एक तरफ बहुत स्लोली मूव किया उसी टी टाइम में, और इधर बहुत फास्टली मूव किया। तो जब सन के क्लोज था ये प्लैनेट उस समय ये बहुत फास्टली मूव किया, बहुत रैपिडली मूव किया है। इस वजह से ये टी टाइम में ही एक अच्छा खासा लेंथ कवर कर लिया, यहां से यहां तक का लेंथ कवर कर लिया, और यहाँ पे वही टी टाइम में बहुत कम लेंथ कवर किया क्योंकि सन से काफी दूर है। तो इसलिए मैंने दैट मीन्स करके इसी लॉ का एक दूसरा फॉर्मेट लिखा कि द प्लेनेट विल मूव फास्टर, दैट मीन्स इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा व्हेन इट क्लोज टू द सन। जैसा कि यहाँ पे सन के क्लोज था तो इसका स्पीड जो है फास्टर हो गया गाइस। एंड व्हेन इट फार अवे फ्रॉम द सन, जब सन से ये दूर होगा, इधर साइड जब प्लेनेट होगा तब ये बहुत स्लोली मूव करेगा, और स्लोली मूव करके जो एरिया वाइप करेगा वो एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया दोनों का यहाँ इक्वल होने वाला है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका जो स्पीड होगा या इसका जो लेंथ कवर होगा इसके थ्रू इस ऑर्बिट पे, वो लेंथ डिफर होने वाला है। सन के क्लोज रहेगा तो ये लेंथ हाइयर होगा, सन के अपार्ट रहेगा, सन से दूर रहेगा तो ये लेंथ छोटा होगा, शॉर्टर होगा। ओके गाइस, तो दिस वाज द एरिया लॉ ऑफ एरिया स्वाइप, यानी केपलर का सेकंड लॉ। अब आते हैं केपलर के थर्ड लॉ पे कि केपलर का थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है। तो केपलर का थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ टाइम एंड रेडियस, लॉ ऑफ टाइम एंड रेडियस। इसी को आप क्या कह सकते हो, तो इसको आप कह सकते हो केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ आप इसको बोल सकते हो गाइस। ओके, क्योंकि ये तीसरा लॉ है तो केपलर्स थर्ड लॉ कह सकते हो। तो इसमें इन्होंने क्या बताया केपलर ने, तो इसमें इन्होंने एक रिलेशन बताया टाइम के बीच एंड डिस्टेंस यानी कि रेडियस के बीच, जो ऑर्बिट होता है ऑर्बिट के रेडियस के बीच। तो अब कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि ये एलिप्टिकल पाथ पे था तो इसको रेडियस वाइज कैसे इसको कंसिडर कर लिए, तो एवरेज मान करके इसको रेडियस इन्होंने कंसिडर किया। और इन्होंने क्या कहा इसका देखते हैं हम लोग कंडीशन कि इन्होंने इस स्टेटमेंट में यानी तीसरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा कि द क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस of the major and minor axis of elliptical orbit is directly proportional to the square of time taken by the planet to complete one revolution। ये कहा गया था गाइस इसमें। मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि ये जो प्लेनेट है ये जिस भी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा हो तो इसका एक मेजर एक्सिस बनेगा और एक माइनर एक्सिस बनेगा। देखिए ये लंबा वाला मेजर एक्सिस कहलाएगा और ये माइनर एक्सिस कहलाएगा। तो अगर हम इसका एवरेज ले लें तो इसका एवरेज लेंगे तो ये कुछ आएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे लिए रेडियस। तो ये रेडियस बन जाएगा, तो जब हम लोग इससे रोटेट करते हुए एक बनाएंगे तो ये कंप्लीटली हम लोग को एक सर्कल जैसा फॉर्म होगा, जो जहां पे माइनर है उसको ज्यादा कट करेगा और जहां पे मेजर है उससे कम कट करेगा। तो ये हमारा एक एवरेज रेडियस हो जाएगा इस प्लेनेटरी मोशन के ऑर्बिट के लिए। तो इनका कहना यही था कि ये जो रेडियस हुआ इस रेडियस का क्यूब जो टाइम है टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस लॉ की वजह से हुआ क्या, इस लॉ की वजह से जितने भी ऑर्बिट्स हैं या जितने भी प्लैनेट्स हैं
वो प्लेनेट सन का एक रेवोल्यूशन कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, इस जानकारी को निकालने में हमें फायदा हुआ। तो यही केपलर का थर्ड लॉ था और इसी वजह से हम लोग आज बता पा रहे हैं कि जुपिटर कितने दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मार्स कितने दिन में करता है, अर्थ कितने दिन में करता है, ये हम कैसे बता पा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग रेडियस और टाइम का यहाँ प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं और इसी प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे हम लोग इसको बताते हैं। जैसे देखिए किसी भी प्लेनेट के लिए आप देखो, इनका जो RQ/T² का रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल आया है। क्यों इक्वल आया? क्योंकि ये RQ/T² प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, तो हो जाएगा गाइस RQ/T² इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हर प्लेनेट के लिए ये वैल्यू इक्वल आएगा और यही चीज है जो मैंने यूज किया था अभी लास्टली किस टर्म में, न्यूटन के आइडिया के टर्म में, कि हाउ डिड न्यूटन गेट आइडिया अबाउट 1/r² यानी इनवर्स r²। मैंने यही टर्म यूज किया था। RQ/T² का वैल्यू वहां पे मैंने क्या पुट किया था, के, ये बताते हुए कि ये केपलर्स कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? केपलर्स कांस्टेंट कहलाता है। तो केपलर कांस्टेंट के बेसिस पे ये गिवन है और लास्ट लॉ हमारा यही है कि द क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट is directly proportional to the square of time taken by the planet। तो टाइम टेकन को कैपिटल T से मैंने डिनोट किया है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RQ। ओके गाइस, तो ये तीनों जो लॉ है हमारा, इस तीनों लॉ को ही हम लोग क्या करते हैं, केपलर्स लॉ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो केपलर्स लॉ समझ गए होंगे आप। चलिए एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। पहला हमें क्या कहा गया लॉ ऑफ ऑर्बिट में, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब कैसे ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, लाइक दिस, जैसा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखा गया है। अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी सन कहां पे होगा, एकदम बीच में सेंटर में नहीं, ये होगा वन ऑफ द फोकस में, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। जैसे दो फोकस इसका बन रहा है, ये F1 ये F2, तो F2 पे भी नहीं है, F1 पे है। किसी दूसरे प्लेनेट के लिए ये F2 पे भी हो सकता है गाइस। ओके, तो वही होगा, इसीलिए लिखा गया है कि सन इज एट एनी वन ऑफ इट्स फोकी। फोकी क्या है, प्लूरल वर्ड ऑफ फोकस है, क्योंकि दो फोकस है तो फोकस का वर्ड फोकी बनता है। ओके गाइस, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया स्वाइप। एरिया स्वाइप में इन्होंने क्या कहा कि जो प्लैनेट्स यहां से रोटेट करते हैं तो ये इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वाइप करेंगे। तो ये जो एरिया बना है यहां से हमारा यहां तक लेकर के, ये एरिया इधर वाले एरिया के इक्वल होगा। नॉट ओनली यहाँ पे, किसी भी समय अगर यही टी टाइम हम यहाँ पे दे दें तो ये टी टाइम में यहाँ पे भी जो प्लेनेट मूव किया होगा कुछ डिस्टेंस इधर से इधर, इसका भी एरिया वो उतना ही आएगा। तो कहीं पर का भी इसके पार्ट का आप एरिया ले लो, वो एरिया टी टाइम में अगर कवर हुआ है तो वो इक्वल होगा। ये टी टाइम आप एक सप्ताह मान के चल सकते हो। जैसे सपोज अर्थ यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इस एक सप्ताह में सन से दूर रह के ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, और जब सन के नजदीक आ रहा होगा तब ये काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इस डिस्टेंस ट्रेवल के बेसिस पे जो एरिया स्वाइप होगा इसके थ्रू, वो एरिया हमेशा इक्वल होगा, यही कहा गया। नेक्स्ट क्या कहा गया, लॉ ऑफ टाइम एंड रेडियस। तो टाइम एंड रेडियस का रिलेशन लेकर के इन्होंने बताया कि द क्यूब ऑफ द एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस जब हम लोग लेंगे तो एवरेज रेडियस कैसे लेंगे भाई, तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि जो ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल टाइप का ऑर्बिट है, तो एक एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाता है इसका और एक एक्सिस माइनर कहलाता है। तो मेजर और माइनर का एक ये एवरेज आ जाएगा। तो इस एवरेज को लेकर के अगर इसको गोल गोल घुमा दोगे चारों तरफ तो इट विल फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कल की तरह फॉर्म हो जाएगा। तो सर्कल की तरह फॉर्म हो जाएगा तो ये एक रेडियस कहा सकता है यहाँ पे। तो इस रेडियस का स्क्वायर, इस रेडियस का जो स्क्वायर नहीं, इस रेडियस का जो क्यूब होगा, क्यूब ऑफ दिस रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बाय द प्लेनेट के। प्लेनेट जितने दिन में एक पूरा रेवोल्यूशन करता है उस टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को मिला RQ प्रोपोर्शनल T स्क्वायर, एंड प्रोपोर्शनल सिंबल हटाइएगा तो कांस्टेंट लगेगा। तो RQ/T स्क्वायर का जो रेशियो होगा ये एक कांस्टेंट देगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, केपलर्स कांस्टेंट कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये केपलर का लॉ हुआ, और इसी कांस्टेंट का यूज हम लोग कहाँ पे किए थे, तो इस कांस्टेंट का यूज हम लोग किए थे न्यूटन के लॉ में, कि हाउ डिड न्यूटन गेट द आइडिया अबाउट इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसमें यूज किए थे गाइस। ओके, तो चलिए एक बार फिर से हम इनवर्स स्क्वायर लॉ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है। ओके, तो हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा।
तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ पार्ट इरेज करता हूं और यहाँ पे आपको समझा देता हूं कि ये कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला टर्म आया था। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, ठीक है गाइस। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे लॉ, इसलिए मैंने ये वाला लॉ नहीं मिटा रहा, ये वाला लॉ भी मैं छोड़ दिया हूं क्योंकि इसका यूज होगा अभी जस्ट। ओके, तो देखिए इसमें मैंने क्या बताया था आपको बताया था कि पहले स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, mv स्क्वायर बाई आर से यूज करेंगे स्टार्ट करना। अब क्या करेंगे, m को छोड़ देंगे, r को छोड़ देंगे एंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे 2 पाई r बाई t के फॉर्म में, क्योंकि जब कोई प्लेनेट पूरा एक सर्कल रोटेट करता है तो ये 2 पाई r बनाता है, डिस्टेंस एंड t टाइम में कवर करता है। अब इसी को हम लोग ले लेंगे m और इसका स्क्वायर वगैरह करेंगे तो ये पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई r t स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसी को देखिए मुझे बनाना था यहाँ पे r क्यूब बाई टी स्क्वायर बनाना था, r क्यूब बनाना था। तो r क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक सिंगल r से, और तो ये हो जाएगा m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर इंटू एक और से मल्टीप्लाई किया मैंने, नीचे भी जो r टी स्क्वायर था इसको भी एक और r से मल्टीप्लाई किया मैंने। मल्टीप्लाई करते ही गाइस ये हो जाएगा m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r क्यूब बाई टी स्क्वायर इधर हो जाएगा, और ये r और r मल्टीप्लाई करके हो जाएगा यहाँ पे फिर से r स्क्वायर। अब जैसे ही आप देखोगे तो ये सब कांस्टेंट है। मास क्या है किसी बॉडी का, कांस्टेंट। 4 क्या है, कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट। r क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट हो गया, बस नीचे में बच गया r स्क्वायर। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंटू 1 बाई r स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारे कांस्टेंट को मिलाएंगे तो रहेगा तो कांस्टेंट ही। अब इसी कांस्टेंट को हटा देते हैं तो ये प्रोपोर्शनल सिंबल हो जाता है और बच जाता है 1 बाई r स्क्वायर। ओके गाइस, तो दिस इज द प्रूफ। हाँ, किसी किसी बुक में देखिए इसको ऐसा भी किया गया है कि किसी किसी बुक में शुरुआत से ही यहाँ इक्वल टू को हटा दिया गया है, जैसे यहीं पे से। अब मैं इसी को एक बार और स्टेप करके दिखाता हूँ, बना करके दिखाता हूँ कुछ बुक में क्या किया गया है। कुछ बुक्स में यहीं पे जो mv स्क्वायर बाई r है इसमें मास को कांस्टेंट शुरू में ही माना कि मास इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाए प्रोपोर्शनल लगाए, तो शुरू से ही उसको हटा दिया गया। अब हटाया गया तो फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर b स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे वही रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 पाई r बाई टी का स्क्वायर, और इंटू ये नीचे जो एक r बचा हुआ है ये वाला, ये r रह गया। अब इसको आप करोगे तो फिर ये आ जाएगा आगे हमारा क्या कि f प्रोपोर्शनल 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू r। तो 4 और पाई स्क्वायर फिर से कांस्टेंट है, फिर से इसको हटा दिया जाता है किसी किसी बुक में। तो अब इसको लिखेंगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर बाई में नीचे टी स्क्वायर इंटू r, इतना बचेगा हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें एक r और r से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है f प्रोपोर्शनल r क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू ये दोनों r मिला करके हो जाता है 1 बाई r स्क्वायर। अब r क्यूब बाई टी स्क्वायर को भी कहते हैं केपलर कांस्टेंट, तो फाइनली इसको भी कांस्टेंट लिख दिया जाता है इंटू r स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को भी हटा दिया जाता है क्योंकि शुरू से ही कांस्टेंट हटाते चले आ रहे हैं प्रोपोर्शनल रखने के लिए, तो यहाँ भी कांस्टेंट हटा दिए तो बच जाता है ये। तो ऐसा भी किसी किसी बुक में किया जाता है कि स्टार्टिंग में ही आपका प्रोपोर्शनल हटा इक्वल टू हटा के प्रोपोर्शनल में रख दिया जाता है, और उसके बाद लगातार जितने भी कांस्टेंट आते जाते हैं उन सबको हटाते चले जाता है। ओके, तो किसी किसी बुक में ऐसा भी किया, तो आप जिस भी तरीके से बना दो आपका वो सक्सेसफुल रहेगा। और ये पूछा भी जाता है कई बार, आपको क्वेश्चंस वगैरह में, असेसमेंट वगैरह में भी पूछा जाता है कि हाउ डिड न्यूटन गेट द आइडिया अबाउट इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का उनको आइडिया कैसे मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ केपलर्स लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इन तीनों लॉ को आपको ध्यान में रखना है, तीनों लॉ को याद रखना है गाइस। ओके, ठीक है, तो आज के वीडियोस के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले वीक, ठीक है, अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।